बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने दो जो है ना वो साइटोकाइंस के जो ये पढ़ लिए थे, एंडोथेलियल एक्टिवेशन भी पढ़ ली थी और एक्टिवेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड अदर सेल्स भी पढ़ लिए थे। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो वही पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग ने बात करनी है सिस्टमेटिक रोल ऑफ साइटोकाइंस की, ठीक है। अब जो सिस्टमेटिक रोल ऑफ साइटोकाइंस में इसमें आ जाता है सिस्टमेटिक एक्यूट फंक्शन रिस्पॉन्स। देखो, एंडोथेलियल एक्टिवेशन में हमने देख लिया था कि वो एंडोथेलियल की एक्टिवेशन होती है, उसके बाद ईपी सेलेक्टेंस और लाइगेंड्स वगैरह, उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स और अदर सेल्स भी हमने पढ़ लिए हैं कि टी हेल्पर साइट्स जो है ना वो उनको जनरेशन को भी जो है ना वो स्टिमुलेट कर रहा होता है। सिस्टमेटिक एक्यूट फेज रिस्पॉन्स में क्या हो रहा होता है कि हमने बताया हुआ कि इंटरल्यूकिन 1 और टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर दोनों जो हैं वो सिस्टमेटिक एक्यूट फेज रिस्पॉन्स जो है ना वो शो कर रहे होते हैं, इंड्यूस कर रहे होते हैं, सिस्टमेटिक एक्यूट फेज रिस्पॉन्स इंड्यूस कर रहे होते हैं। और जब इन्फेक्शन या इंजरी होती है उसके बाद उसमें फ़ीवर भी इंक्लूड हो रहा होता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने कहा है दे ऑल्सो आर इम्प्लिकेटेड इन द पैथोजेनेसिस, ठीक है, सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम जिसे SIRS बोलते हैं, ये इसमें भी इंक्लूड है। रिजल्टिंग ये किस वजह से हो रहा होता है कि डिसमिनेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड अदर सीरियस कंडीशंस जो है ना उसकी वजह से इसमें भी जो है टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर SIRS में इंक्लूड है SIRS, ठीक है, जो कि बैक्टीरियल डिसमिनेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन सेप्सिस की वजह से और अदर मेडिकल कंडीशन की वजह से हो रहा है, उसमें भी ये दोनों चीज़ें इंक्लूड हैं। फिर टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर की अब बात करते हैं। सबसे पहले अब इसमें पहले इधर देखते हैं, उन्हें कहा है सिस्टमेटिक एक्यूट फेज रिस्पॉन्स, ठीक। इसमें सबसे पहले अब हमारे पास आता है ये टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर इंटरल्यूकिन, ठीक है। अब टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 ये तीनों क्या कहते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हाइपोथैलेमस को कहते हैं कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन से रिलीज़ करे। जब प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होंगे तो फीवर कॉज होगा। ये होता है टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर इंटरल्यूकिन 1 और 6 से, ठीक है। हाइपोथैलेमस में प्रोस्टाग्लैंडिन में फीवर कॉज होता है। इंटरल्यूकिन 1 और 6 अकेले दोनों क्या कहते हैं, इसमें टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर नहीं है। ये लिवर को कहते हैं कि वो एक्यूट फेज प्रोटीन्स को जो है वो जनरेट करें। एक्यूट फेज प्रोटीन्स में एमोलॉइड A और P, एमोलॉइड AP और ये जो CRP प्रोटीन है ये बनती है। ये क्या करती है, ये पैथोजन के साथ बाइंड करती हैं और फिर उसके बाद में जो सिस्टमेटिक कम्प्लीमेंट जो कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं ना उनकी एक्टिवेशन होती है, ठीक है। सबसे पहले एक्यूट फेज प्रोटीन्स बनी, वो बाइंड करेंगी पैथोजन्स के पास और कम्प्लीमेंट की जो है ना वो एक्टिवेशन होगी। फिर तीसरे में क्या इंटरल्यूकिन फैक्टर 1, 6 और टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर आ जाता है कि ये बोन मैरो में क्या कहते हैं कि बोन मैरो को कहती हैं कि आप जो है वो ल्यूकोसाइड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करो, क्योंकि जो बोन मैरो में ल्यूकोसाइड की प्रोडक्शन की इंक्रीज़ हो जाती है इसे हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। बोन मैरो में ब्लड से कुछ ल्यूकोसाइड्स की प्रोडक्शन भी हो रही होती है, कुछ तो लिम्फेटिक ऑर्गन्स में होती है ना, उसके बाद बोन मैरो में भी होती है, ठीक है। ये काम कर रही होती है। और इसके साथ साथ टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर एंटागोनिस्ट का उन्हें बताया हुआ है कि क्या है कि टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर जो है वो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी में जो है ना ट्रीटमेंट, ठीक है, अगर हम लोग क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी हुई हुई हो उसका ट्रीटमेंट में कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाती हैं कि मैक्रोफेज की एक्टिविटी डिक्रीज़ कर जाती है और इन्फेक्शन सस्पेक्टेबिलिटी इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। अगर ट्रीटमेंट करवाया जाए तो उसका मतलब मैक्रोफेज की एक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाती है, इन्फेक्शन की सस्पेक्टेबिलिटी इंक्रीज़ कर जाती है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में। डिजीज़ से क्या क्या हो रही होती है, होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, सोरेसिस हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी ब्लड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ये सारे इसमें आ रहे होते हैं, ठीक। फिर इसकी अब बात करते हैं, सर्स हो गया और इसमें देखा है कि ये क्या करते हैं टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, ठीक है। टिश्यू नेक्रोसिस का फैक्टर उन्होंने कहा हुआ है टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर प्रोटीन को जो है ना वो इंक्रीज़ करता है, प्रोटीन को इंक्रीज़ करता है और लिपिड की कैटाबॉलिज्म, प्रोटीन और लिपिड की कैटाबॉलिज्म को ये इंक्रीज़ कर रहा होता है, एपेटाइट को डिक्रीज़ कर रहा होता है, ठीक है। ये कैक्सिया कॉज करवाता है। कैक्सिया का होता है, अब देखो प्रोटीन और लिपिड की कैटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हुई, एपेटाइट कम हुई ना तो वेट लॉस होएगा, मसल एट्रोफी होएगी, एनोरेक्सिया होगा, कुछ खाने को नहीं दिल करेगा, कुछ खाने का डर होता है कि भाई मैं जो ना मोटा हो जाऊंगा, उसे बोलते हैं। तो कैक्सिया का ये कॉज करवाएगा टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर। टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर कार्डिक आउटपुट को भी डिक्रीज़ करवा देता है कि कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज़ हो जाए। ये प्रोकोएगुलेट एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, एंटीकोएगुलेट एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दिस इज़ ड्यू टू टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर। और हमने एक और भी देखा था कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सेक्रीशंस का भी था कि COX-2 के हम लोग ने साइड पे देखा था
ठीक है। कॉक्स 1 या कॉक्स 2 के साइड पे हमने एक में देखा था कि उसकी वजह से भी जो है ना वो थ्रोम्बोसिस हो रही होती है कि एक प्रोस्टासाइक्लिन करवाते की प्रोडक्शन करवा रहा होता था और एक थ्रोम्बोक्सेन की, तो एक को रोके जाएँ तो जो थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे, तो इसमें भी यही होता है। टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर इंटरल्यूकिन 1 पे जो टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 क्या करते हैं, इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवाते हैं, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होने की भी चांस है। इससे कैकेक्सिया हो जाएगा, टाइप 2 डायबिटीज़ भी होएगा, इसमें थ्रोम्बोसिस होने की भी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज़ कर जाता है। ये टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर के कुछ नुकसानात भी हैं। ठीक, फिर अब हम आते हैं इसकी तरफ। अच्छा, अब टिश्यू एंटागोनिस्ट का हमने देखा था कि टिश्यू एंटागोनिस्ट जो है ना वो ट्रीटमेंट, क्रोनिक ट्रीटमेंट में जो है वो इफेक्टिव थे। ठीक है, पर्टिकुलर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरायसिस एंड सम टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। लेकिन इनकी कम्प्लिकेशन क्या होती है कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन की जो सस्पेक्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि माइक्रोफेजेस जो है ना वो कम हो जाते हैं, तो उनकी सस्पेक्टेबिलिटी इन्फेक्शन की इंक्रीज़ कर जाती है। ये देखो अभी हमने ये पढ़ा था। ठीक है, ये एंटागोनिस्ट यूज़ करते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में, डिजीज़ में यूज़ हो रहा था, लेकिन अगर जब इसको ट्रीटमेंट करवाया जाता है तो कम्प्लिकेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही होती है कि माइक्रोफेज की एक्टिविटी डिक्रीज़ कर जाती है और इन्फेक्शन की सस्पेक्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है।